नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। रहीम का एक दोहा है, कहु रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने वाके फाटे अंग। तो जो लोग इसको नहीं समझते हैं, इस दोहे को, उनको स्पष्ट कर दूं कि बेर मतलब बेर का पौधा, पेड़ आप जानते हैं, बेर के पेड़ में कांटे बहुत होते हैं, और केर से मतलब यहाँ केले से है। केले का पौधा और बेर का पेड़ जो है कई बार आसपास होते हैं। तो उसके बारे में वो कह रहे हैं कि जब हवा चलती है तो बेर का पेड़ जो है अपनी मस्ती में झूमता है, डालियां हिलती है, तो केले के पत्ते फट जाते हैं, जो कांटे होते हैं उनकी वजह से। इसलिए कहते हैं कि उन दोनों का संग नहीं चल सकता। मतलब यह है कि परस्पर विरोधी हित वाले एक साथ नहीं चल सकते। अगर दोनों के हित नहीं मिलते हैं, विरोधी हैं, तो फिर उनका चलना जो है एक के लिए कष्टदायी होने वाला है ज़्यादा। तो उसी तरह का संबंध है कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं मायावती, उन्होंने अभी एक बयान में कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। उससे पहले राहुल गांधी का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले, उन्होंने मायावती को संदेश भिजवाया था कि अगर कांग्रेस और बसपा का अलायंस हो जाए तो कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार है। अब ये बात तो पहले कहीं आई नहीं, और मायावती कांग्रेस से क्यों समझौता करेंगी ये सोचने की बात है। लेकिन ये बयान राहुल गांधी का सच है या झूठ है? झूठ है तो चिंताजनक है, और सच है तो इसलिए चिंताजनक है कि जो लोग सलाह देते हैं उनको, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को राजनीति की इन बारीकियों की कोई समझ है। उनको सलाह देने वाले हैं, उनके आसपास की टीम जो उनको सलाह देती है उसको भी राजनीति की कोई समझ नहीं है। ये बात अगर सही है, ये प्रस्ताव अगर सही में था तो। अब आप देखिए, कांग्रेस लंबे समय तक दलितों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती रही है। आज़ादी के बाद से 1977 तक लगातार दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण, ये तीन ऐसे वर्ग और जातियां थीं जो कांग्रेस का समर्थन करते रहे, उसका कोर वोट थे। ये एक एक करके अलग हुए, और इनमें से सबसे पहले निकले मुसलमान। मुसलमानों ने 1967 से ही अलग रास्ता अपनाने के बारे में सोचा। जब मुस्लिम मजलिसे मुशावरात बनी थी तो मुसलमानों ने तय किया कि अपनी पार्टी होनी चाहिए मुसलमानों की। उसके बाद ये तय किया कि 1967 के लोकसभा चुनाव में वो समर्थन करेंगे अलग अलग पार्टियों के मुस्लिम उम्मीदवारों का, जो अच्छे, उनके हिसाब से अच्छे मुसलमान उम्मीदवार होंगे उनका। लेकिन वहाँ भी उनको कोई सफलता मिली नहीं चुनाव में। 1977 में जब जनता पार्टी बनी, उस समय मुसलमानों ने जनता पार्टी का साथ दिया। वहां से जो साथ छूटा वो बीच में कभी आ गया कभी चला गया, लेकिन 1992 अयोध्या में, बल्कि 89 ही कहना चाहिए, 89 से जब शिलान्यास हुआ, और उसके बाद जो है जिस तरह से उससे पलटे राजीव गांधी, उससे पहले शाहबानो का मामला हो चुका था, मुसलमानों को खुश करने के लिए वो किया। अयोध्या में शिलान्यास हिंदुओं को खुश करने के लिए किया, और दो नावों की सवारी में कांग्रेस कहीं की नहीं रही, बीच में गिर गई। तो ये सब देखते हुए कांशीराम ने 1984 में दलितों की पार्टी बनाई। उससे पहले वो सामाजिक रूप से, खासतौर से सरकारी कर्मचारियों और दूसरे संगठनों में काम कर रहे थे, लंबे समय से काम कर रहे थे, और उसमें उनको जो है सब DS4 बनाई और संगठन बनाए। और उसके बाद उन्होंने 1984 में पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की, बहुजन समाज पार्टी के नाम से। 1984 के बाद, यानी 1984 के बाद देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। 1984 में राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी की बम्पर जीत हुई, 404 सीटें आई लोकसभा में। और उसके बाद 2 साल में राजीव गांधी जिस तरह से डिस्क्रेडिट हो गए, उनकी ईमानदार से बेईमान की छवि बन गई बोफोर्स कांड के कारण। VP सिंह कांग्रेस से निकले और विपक्ष ने उनको हाथों हाथ लपक लिया और उनको अपना नेता बना लिया। उस समय अगर कांशीराम VP सिंह के साथ चले गए होते तो इस देश की राजनीति दूसरी होती आज। VP सिंह की कोशिश यही थी, वो एक
सोशल समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे थे, सामाजिक समीकरण। उसमें उनके समीकरण में मुसलमान था, पिछड़ा था, दलित था और उनकी अपनी जाति क्षत्रिय समाज के लोग थे। वो कॉम्बिनेशन कभी बना नहीं, कभी चला नहीं, वो अलग बात है, लेकिन ये बनाने की कोशिश मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करके उन्होंने की थी। 91 में लोकसभा का चुनाव लड़ी बसपा, उसको कोई खास सफलता मिली नहीं, कांशीराम खुद अपना चुनाव हार गए। लेकिन 91 के बारे में मैंने एक बार बताया था आपको कि कांशीराम और राजीव गांधी में एक जो है पिछले दरवाजे से एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसमें कांग्रेस की मदद करने की मंशा ज़्यादा थी। लेकिन कांग्रेस की मदद से ज़्यादा कांग्रेस से संबंध बनाकर कांग्रेस को कमज़ोर करने की मंशा कांशीराम की थी। 1996 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस और बसपा का अलायंस हुआ और जो पार्टी 30 साल तक लगातार सत्ता में रही हो, उसके बाद भी रही हो, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, उसने जूनियर पार्टी बनना ये मंजूर किया एक ऐसी पार्टी का जिसका उदय ही केवल 1984 में हुआ था, जिसकी कोई इलेक्टोरल सक्सेस उस समय तक बड़ी थी नहीं। 93 के विधानसभा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को छोड़ दे तो जब बसपा और सपा का अलायंस हुआ था, 136 सीटों पर कांग्रेस लड़ी, 425 में से, और बाकी सीटें बहुजन समाज पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी उसी दिन खत्म हो गई और कांशीराम का वो एजेंडा जो है वो पूरा हो गया। उत्तर प्रदेश से उन्होंने उस कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया जिसके पास दलित समाज के जाने की सबसे ज्यादा संभावना थी। उन्होंने दलितों का रास्ता बंद कर दिया, या कहिए कांग्रेस का रास्ता बंद कर दिया, जिस तरह से आप समझना चाहें। दलित समाज उसके बाद कभी कांग्रेस पार्टी के साथ गया नहीं। मुसलमान पहले निकल चुका था और जब 91 में बीजेपी सत्ता में आई तो ब्राह्मण निकल कर आ गया। इन तीनों में से सबसे बाद में ब्राह्मण आया बीजेपी के साथ, और कांग्रेस का जो कोर वोट था खत्म हो गया। कांग्रेस आज तक उत्तर प्रदेश में उठ नहीं पाई है, बल्कि कहें कि और नीचे गर्त में चली गई है। अब उसके होने न होने का उत्तर प्रदेश में कम से कम कोई खास मतलब नहीं रह गया। 2.3% वोट मिला है। अब उस पार्टी का नेता ये कह रहा है कि उसने बहुजन समाज पार्टी को अलायंस का करने का जो है न्योता दिया था, प्रस्ताव दिया था। सवाल यह है कि बसपा इस हालत में भी कांग्रेस पार्टी से अलायंस क्यों करेगी? उसको अलायंस करना होगा तो या तो सपा से करेगी, तब उसका फायदा है, या भाजपा से करे, और वो दोनों की संभावना तो अभी जो है दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। और मायावती ने ठीक बात कही। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने पर मजबूर किया, वो नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री थे, उनको उन पर दबाव डालकर परिस्थितियां ऐसी बनाई गई कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। जो पार्टी बाबू जगजीवन राम को अपने साथ नहीं रख पाई, राजीव गांधी ने तो कांशीराम के विरोध में यहां तक कहा कि वो CIA के एजेंट है। इतना सब होने के बाद ये उम्मीद करना कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का कि BSP उनसे अलायंस करेगी। अब मैं आता हूं, जो मैं शुरू में मैंने दोहा सुनाया रहीम का, परस्पर विरोधी हित की। कांग्रेस से कभी और कभी BSP जो है अलायंस नहीं करेगी, क्योंकि उसको डर हमेशा ये बना रहेगा कि दलित अगर BSP से बहुत ज्यादा नाराज होकर कांग्रेस के पास चला गया तो जिस दिन दलित कांग्रेस के पास जाएगा उस दिन मुसलमान दौड़ता हुआ कांग्रेस के खेमे में आएगा। वो अखिलेश यादव को भूल जाएगा, पलटकर देखेगा भी नहीं, और फिर कांग्रेस खड़ी हो सकती है। ये बहुजन समाज पार्टी को मंजूर नहीं है। जिस दिन ऐसा होगा, ऐसा होने की कोई संभावना नहीं है दूर दूर तक, लेकिन उसके बाद भी मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं कि मान लीजिए ऐसा हो कि दलित कांग्रेस के साथ जाए और फिर मुसलमान आ जाए, उस दिन उत्तर प्रदेश में चुनावी जो युद्ध होगा, लड़ाई होगी, वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में होगा। ये दोनों रीजनल पार्टीज हाशिए पर चली जाएंगी। तो इसलिए ये मायावती भले ही चुनाव हार गई हो, मतलब उनकी पार्टी चुनाव हार गई हो, भले ही उनके 93 के बाद सबसे कम वोट आए हों, लेकिन इतना वो समझती हैं कि किस से गठबंधन करने का क्या उसका राजनीतिक परिणाम होगा।
उनको इस बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। वो कांग्रेस को जिंदा क्यों करना चाहेंगी और कांग्रेस को जिंदा करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारना चाहेंगी। तो राहुल गांधी इस तरह के काम करते हैं। और शिकायत किस कर रहे हैं? शिकायत वो व्यक्ति कर रहा है जिसके बारे में सार्वजनिक रूप से ममता बनर्जी ने कहा। पिछले चुनाव में जो त्रिपुरा में हुआ था उसमें राहुल गांधी को फोन किया ममता बनर्जी ने खुद, और कहा कि कांग्रेस और टीएमसी का अलायंस होना चाहिए। राहुल गांधी ने उसके बाद उसका जवाब तक नहीं दिया। तो वो राहुल गांधी ये अपेक्षा करते हैं कि मान लीजिए कि उन्होंने संदेश भेजा। मायावती का कहना है कि वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई संदेश नहीं आया उनके पास, आता भी तो वो मानती नहीं। मान लीजिए भेजा भी तो कैसे अपेक्षा कर रहे थे? भाई कोई आधार होगा। आप गठबंधन करना चाहते हैं तो आप ये तो बताएंगे कि आप क्या लेकर आ रहे हैं, आपकी थाली में है क्या। खाली थाली लेकर जा रहे हैं तो कुछ लेने ही जा रहे हैं, आप कुछ देने नहीं जा रहे हैं। तो कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी को कुछ देने के लिए नहीं है, तो इसलिए कोई उससे अलायंस नहीं करना चाहेगा। और कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति हो गई है, ये एक तरह से राहुल गांधी ने ये बयान देकर अपनी ही बेइज्जती कराई है। और मैं तो धीरे धीरे इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि राहुल गांधी इस देश के ऐसे अकेले नेता हैं जिन्होंने खुद अपनी बेइज्जती कराने का एक तरह से रिकॉर्ड बना लिया है। वो ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसे बयान देते हैं, ऐसी टिप्पणी करते हैं जिससे वो हंसी का पात्र बन जाते हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी का सबसे बड़ा नेता, जो भले ही औपचारिक रूप से अध्यक्ष ना हो, अध्यक्ष के रूप में काम तो कर ही रहे हैं, वो हंसी का पात्र बन जाए, मजाक बन जाए, ये न उस पार्टी के लिए अच्छा है, न उस नेता के लिए अच्छा है, न ही डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। आखिर एक राष्ट्रीय नेता कुछ बोले, किसी गंभीर विषय पर कुछ बोले और उस पर लोगों को हंसी आए, उसकी विश्वसनीयता कैसे कभी बन सकती है? कैसे किसी को भरोसा हो सकता है कि राहुल गांधी कोई किसी गंभीर मसले पर, मुद्दे पर कोई गंभीर सुझाव भी दे सकते हैं? उनके बयान आते हैं वो इस तरह के होते हैं, अगर या तो पाकिस्तान के समर्थन में जाते हैं या चीन के समर्थन में जाते हैं या किसी न किसी रूप में देश के विरोध में नजर आते हैं। भले ही उनकी मंशा ना हो ऐसी, भले ही उनका इरादा ना हो, लेकिन दो बातें इससे साबित होती हैं। एक, उनको राजनीति की समझ नहीं है। दूसरा, उनको ये समझ में नहीं आता कि वो जो कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है। खुद ही उनको नहीं समझ में आता, उनको ये भी समझ में नहीं आता कि जो वो कह रहे हैं उससे उनका फायदा होगा कि नुकसान होगा। तो राहुल गांधी ने 2004 यानी 2004 में पहली बार सांसद बने, अब 2022 है। इन 18 सालों में जितना नुकसान उन्होंने अपना किया है खुद, उनके विरोधी भी नहीं कर पाए। तो इसलिए ये जो नया शगुफा उन्होंने छोड़ा, उन्होंने एक बार फिर अपनी पार्टी को हंसी का पात्र बना दिया है, और अपने आप को तो बहुत पहले बना चुके हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।